हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। एक वीडियो में मैंने 10 न्यूमेरिकल समझाए थे, तो आज भी कुछ 10 न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर से आगे के और 10 किस फॉर्मूले पे हमारे सवाल हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, 500 ml में H2SO4 का 4.9 ग्राम घुला है, तो घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 500 ml H2SO4 में कितना ग्राम घुला है, तो 4.9 ग्राम। तो हमें जो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करना है। तो H2SO4 का पहले हम अणु भार निकाल लेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मलता का सूत्र लगाना है और उसमें अणु भार की आवश्यकता होती है। तो हम लिख देंगे H2SO4 का अणु भार इज इक्वल टू 2 + 32 + 4 × 16। देखिए, दो आपका क्या है, हाइड्रोजन, जो कि 1 से गुणा किया हुआ है। हाइड्रोजन का हो जाएगा भार आपका 1, और ये सल्फर यानी कि 32, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, जिसका 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 + 32, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64। अब इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 98। तो ये आपका H2SO4 का अणु भार हो जाएगा। अब हम इसकी क्षारीयता देखेंगे, तो इसकी क्षारीयता होगी 2। इसकी क्षारीयता हम मानेंगे। अब इसका तुल्यांकी भार से सूत्र हम नॉर्मलता का निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा नॉर्मलता यानी कि तुल्यांकी भार, जिसका सूत्र है अणु भार बटा के क्षारीयता। तो अणु भार दिया है हमारा 98 बटा के क्षारीयता है हमारा कितना, 2। कटा देंगे, आंसर आ गया 49। अब इसके आगे हम निकालेंगे और सब। तो देखिए, निकलता है सूत्र के हिसाब से। सूत्र हो जाएगा W इज इक्वल टू, सूत्र नहीं पहले मान रखेंगे हम, तो W इज इक्वल टू 4.9 ग्राम, V इज इक्वल टू 500 ml, E इज इक्वल टू 49, और N यानी नॉर्मलता इज इक्वल टू वाट। तो नॉर्मलता का आप सूत्र इसमें लगा देंगे हम, तो सूत्र हो जाएगा N इज इक्वल टू W/E × V गुणे 1000। अब हम मान रखेंगे, तो W का मान हो जाएगा 4.9 बटे के E का मान 49 गुणे 500, V का मान गुणे 1000। अब इसे हम कटा दें, तो 500 से 1000 दो बार में, 49 से 49 0.1 बार में, तो 0.1 का हम 2 में गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2 N आंसर। नहीं, नॉर्मलता इसकी निकल गई है, 0.2 नॉर्मलता आया है इसका आंसर। तो ऐसे ही हमें बहुत ही आसान शब्दों में इस सवाल को हल करना होगा। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न है कि 0.1 मोल H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 0.1 मोल का H2SO4 का हमें नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके सारे नोट को नोट कर लेंगे। तो जो नॉर्मलता है उसे हमें निकालना है। तो नॉर्मलता N इज इक्वल टू वॉट, इसका मोल यानी कि M मोलरता दे दिया है, M इज इक्वल टू 0.1 मोल। अणु भार निकालेंगे H2SO4 का, तो जो पहले वाले सवाल में लगाए थे तो आया था 98, तो निकालने की तो आवश्यकता है नहीं, आप खुद निकाल सकते हैं। तो H2SO4 अणु भार 98। अब हमारा तुल्यांकी भार, निकालेंगे हम, जो कि हो जाएगा अणु भार बटा क्षारीयता।
इज इक्वल टू 49/98/2। आंसर आ गया 49। अब हम इसको सूत्र पे रख के हल करेंगे। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा बटा के 0.1 इज इक्वल टू 98, इसका अणु भार बटे की जो हमारे तुल्यांकी भार निकला है वो, यानी कि 49, इसे कटा देंगे, आ जाएगा 2। तो 0.1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो n इज इक्वल टू 0.1 का गुणा 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2 नॉर्मलता। ये इसका आंसर है। तो अगर मोलरता पूछेगा तो हम इसे ऐसे ही नोट करके उसका तुल्यांकी भार हमें निकालना होगा अणु भार के बाद, और क्षारीयता हमेशा 2 रहेगी, उसे हम कटा देंगे, जो मान आएगा वही नॉर्मलता के सूत्र में रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, हमारा तीसरा सवाल है कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 36 ग्राम पानी में घोला गया है, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज का सूत्र डिफिनीशन के साथ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, तो उसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम नोट करेंगे, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल का हमें अणु भार निकालना होगा। तो सूत्र याद रहेगा तो आप अणु भार निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का अणु भार इज इक्वल टू, अब हम इसका निकालेंगे 2 × 12। 2 का गुणा हम किस में करेंगे? C में, यानी कि C हमारा कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका अणु भार होता है 12। तो 12 में गुणा करेंगे 2 का, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है × 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। ऐसे ही आप निकाल के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये 12 दूना 24, प्लस 5 एकम 5, प्लस 16 एकम 16, प्लस करने पे आ गया आपका 46। अब हम निकालेंगे, ये तो हो गया आपका C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल का। अब हमें पानी यानी कि जल का अणु भार निकालना होगा, जिसका सूत्र है H2O, उसका हम निकालेंगे अणु भार। H2O यानी कि हाइड्रोजन 1 × 2 + 16। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ये हमारा हो गया C2H5 का अणु भार और H2O का अणु भार। तो अब हमें निकालना है C2H5OH का, यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल, और H2O का मोल। तो हम अणु भार निकालने के बाद इन दोनों का मोल निकालेंगे। तो C2H5OH के मोल बराबर 46/46। मोल हो गया इसका 46/46, क्योंकि यहाँ पे आपका अणु भार निकला है क्या 46, और इसमें मान क्या दिया है हमारा 46। तो हम इन दोनों को रखेंगे और कटा देंगे तो आंसर आ गया इसका 1। अब हम निकालेंगे H2O का O के मोल इज इक्वल टू, इसका मान दिया है पानी का क्या 36 ग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पे 36 बटा के हमारा H2O का अणु भार कितना आया है 18। तो 18 से कटा देंगे, इसका आ गया 2, इसका मोल 1 और इसका मोल आ गया कितना 2। तो इस प्रकार से इन दोनों का हमें अणु भार और मोल ज्ञात हो गया है। अब हम इसका मोल प्रभाज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हम नोट करेंगे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या, एक मोल की संख्या आया है 1, प्लस दूसरे मोल की संख्या आया है कितना 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया आपका 3। अब कुल मोलों की संख्या क्या हो गया 3। तो सूत्र होगा हमारा मोल प्रभाज का कि पहले हम निकालेंगे, इसमें 2 मोल प्रभाज निकालना है। एक C2H5OH का एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH के मोल प्रभाज
और उसके बाद इसका सूत्र हो जाएगा मोलों की संख्या बटा के कुल मोल। तो मोलों की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, 1। H2C2H5OH की मोलों की संख्या क्या ज्ञात की है हमने, 1, लेकिन कुल मोलों की संख्या क्या है, 3। तो ये हो गया आपका मोल प्रभाज C2H5OH का। अब हम निकालेंगे H2O का मोल प्रभाज। तो लिखेंगे H2O के मोल प्रभाज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोलों की संख्या, यानी कि H2O का मोलों की संख्या कितना आया था, 2 बटे में कुल मोलों की संख्या 3। तो ये इन दोनों का क्या हो गया, मोल प्रभाज। तो इसी प्रकार से हमें मोल प्रभाज का सबसे पहले अणुभार निकालना है, फिर मोल निकालना है, फिर कुल मोल निकालने के बाद हमें मोल प्रभाज के सूत्र पे रखना है और उस हिसाब से हमारा 2 आंसर प्राप्त होगा। जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसा ही हमें आंसर मिलेगा। तो बहुत ही इजी तरीका है ये, तो आप इसे नोट करना न भूलें। हमारा अगला सवाल है, हमारा चौथा सवाल है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो ग्लूकोज के मोल प्रभाज तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका पहला सवाल लगा है कि ग्लूकोज, उसमें एथिल अल्कोहल का और जल का निकालना था, हमें अब इसमें निकालना है ग्लूकोज और जल का। तो दोनों का ग्राम दे चुका है, हम अणुभार मोल निकालने के बाद इसे सूत्र पे रख के हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 का अणुभार। इसका अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 12 प्लस 16 गुणते 6। देखिए 12 हो गया कार्बन का जिसमें से हम 6 का गुणा किए हैं, 1 हो गया हाइड्रोजन का जिसमें 12 गुणा हुआ है, और ऑक्सीजन का हो गया 16 जिसमें हम 6 का गुणा करेंगे। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 12 छक्के 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्के 96। अब इसे हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का हमारा अणुभार ज्ञात होता है 180। अब हमें H2O का अणुभार ज्ञात करना है, तो लिखेंगे H2O का अणुभार एक गुणे 2 प्लस 16, इसका अणुभार हो जाएगा क्या, 18। अब हम निकालेंगे इन दोनों के मोल। तो देखिए C6H12O6 के मोल। तो मोलों में जो ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि कितना दिया है, 9 ग्राम। तो यहाँ रखेंगे हम 9 ग्राम बटा के हमारा अणुभार क्या आया है, तो 180। तो लिखेंगे 180, इसे हम कटा दें तो आ गया 1/20। ये हो गया इसका मोल। अब हमें H2O का मोल निकालना है, तो H2O के मोल सबसे पहले इसका कितना ग्राम दिया है, तो देखते हैं 180 ग्राम। तो रखेंगे 180 बटा के अणुभार निकला है कितना, 18। इसे हम कटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 10। इसका ग्लूकोज का मोल आया 1/20 और H2O का मोल आया कितना, 10। अब हमें कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसमें मोल को ऐड करना है। तो देखिए निकालते हैं कुल मोलों की संख्या इज इक्वल टू, पहला मोल की संख्या हो गया 1/20 प्लस इसमें हम कर देंगे 10। अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, आ गया 20। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे हो गया भाग देने पे 1 का गुणा 1 में प्लस 20 का 1 में 20 और 20 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 200। इसको हम जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 201 बटा के 20। अब ये कट नहीं सकता है तो इसी प्रकार से हम रखेंगे। अब हम निकालेंगे इनके मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो C6H12O6 के मोल प्रभाज
इज इक्वल टू, अब रखेंगे यहाँ पे हम इसके मोलों की संख्या यानी कि 1/20 और कुल मोलों की संख्या 201/20। अब हमें गुणा करना होगा तो हो जाएगा 20 गुणे 1/20 गुणे 201। चौथा चरण पहले चरण में जाता है और दूसरा तीसरे चरण में, तो हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया 1/201। ये हो गया ग्लूकोज के मोल प्रभाज। अब हम निकालेंगे H2O का मोल प्रभाज, तो लिखते हैं H2O के मोल प्रभाज इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या आया था कितना 10 और बटा के कुल मोलों की संख्या 201/20। अब हम इसका गुणा करेंगे तो तृतीय चरण पहले चरण में जाएगा, तो हो गया 10 गुणे 20 बटा के 201। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 10 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 बटा के 201। ये हो गया H2O का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से दो हमारा आंसर आ गया है। तो मोल प्रभाज आपको अणुभार, मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, तब जाके मोल प्रभाज निकलेगा। तो ऐसे ही सवाल आप इसे एक बार हल ज़रूर करें ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा अगला सवाल है, हमारा 5वां सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूरिया का विलयन द्वारा, मतलब विलयन धारा के अनुसार 60% है। ठीक, अगर यूरिया का विलयन धारा के अनुसार यानी कि अगर धारा के साथ वो चलती है तो वो 60% है। तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल ज्ञात कीजिए, जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यूरिया का जो मात्रा है वो कितना है 60%। तो ये बहुत ही टफ सवाल होने वाला है, तो आइए पहले हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूरिया की मात्रा। तो यूरिया की मात्रा हो जाएगी आपकी 60%, यानी कि हो जाएगा 60 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जल की मात्रा कितनी है। तो देखिए, यहाँ से हम H2O की मात्रा निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अगर जल की मात्रा हमको इसमें से निकालनी है तो हमें 100 का इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 100 ग्राम में से हमें जितना ग्राम दिया हुआ है उससे माइनस करेंगे तो जल की मात्रा निकल जाएगी। तो हम 100 का माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 माइनस 60, तो इज इक्वल टू आ गया कितना 40 ग्राम। तो H2O की मात्रा होगी 40 ग्राम और यूरिया की मात्रा होगी 60 ग्राम। तो अब हम निकालेंगे इन दोनों का अणुभार। तो चलिए निकालते हैं। तो यूरिया का सूत्र हो जाता है NH2CONH2 का अणुभार हो जाएगा आपका 14 + 2 गुणे 1 + 12 + 16 + 14 + 2 गुणते 1। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। तो देखिए, नाइट्रोजन का होता है आपका 14 अणुभार, हाइड्रोजन का 1 जिसमें हम 2 का गुणा किए हुए हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और फिर 2 का गुणा हम हाइड्रोजन यानी कि 1 में करेंगे। अब इसका गुणा और जोड़ करने के बाद इसका आ जाएगा 60 अणुभार आ गया आपका यूरिया का। अब हम जल का निकालेंगे। तो H2O का अणुभार हो जाएगा आपका 2 गुणते 1 प्लस। इस प्रकार से हमारा 6वां प्रश्न है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात कीजिए जबकि S = 0.0821 है। तो देखिए, इस सवाल में जो दिया है पहले हमें नोट करना है, सबसे आसान तरीका यही है। तो परासरण दाब हम ज्ञात कर लेंगे, सूत्र मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, हमें ज्ञात करना है क्या, परासरण दाब, जिसके लिए हमें T का मान निकालना होगा। तो देखिए, T = 27 डिग्री सेल्सियस, T का मान दे चुका है। अब इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 27 + 273। अगर हम इसे जोड़ दें तो हो जाएगा 300 केल्विन T का
मान। S इज इक्वल टू दे चुका है 0.082 लीटर मान सकते हैं हम। अब देखिए 5% दिया है क्या, ग्लूकोज, तो विलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, 5% है। तो अब हम निकालेंगे, देखिए W इज इक्वल टू द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 5 ग्राम और V इज इक्वल टू हम मानेंगे 100। तो अगर हम इसे लीटर में चेंज कर दें तो हो जाएगा 0.1 लीटर V का मान और यहाँ पे हो जाएगा W का मान। तो अब हमें निकालना है क्या, ग्लूकोज का अणु भार। तो ग्लूकोज का अणु भार अगले वीडियो में भी आपने देखा ही था, तो आइए इसमें भी निकाल देते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे और इसका अणु भार हम निकाल देंगे इस प्रकार से। तो इसका आ जाएगा अणु भार m, अणु भार को m से डिनोट करते हैं, इसका आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अणु भार हो गया हमारा 180। अब हम देखेंगे इसका सूत्र। तो देखिए पराशरण दाब का सूत्र मैंने बताया था, P इज इक्वल टू W/V इंटू MS/T। अब इस पर हम इसका मान रखेंगे। तो देखिए रखते हैं पहले, तो W का मान हो जाएगा 5 गुणते S और T का मान। तो देखिए S का मान हम मान सकते हैं 821 गुणे 10 के पावर -4। ये हमें क्या करना है, दशमलव हटा के ऊपर घात लगाना है, तो ये हम उसको मान सकते हैं। T का मान हमारा आया था कितना, 300 केल्विन, जो कि हमने निकाला है। तो हमने T का मान रख देंगे 300 बटा के हमें V का मान निकला है क्या, 0.1 गुणे हमें M का मान यानी कि उसके अणु भार निकला है क्या, 180। तो लिख देंगे 180। अब हम इसे कटा पिटा के हमको इसका आंसर लाना है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, वरना आप ये भी लिख सकते हैं 5 गुणते 0.0821 गुणते 300 बटा 0.1 गुणे 180। अब हमें इसे कटा देना है। तो देखिए ये 0 से ये पॉइंट ख़त्म, 18 से हम ये कटा दें। देखिए अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट। अब हम इसे रख देते हैं नॉर्मल तरीके से। तो देखिए 5 गुणे 8.21 गुणे 3 बटा के 18। हम इसे पॉइंट और 0 हटाने के बाद ऐसे मान रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 3 से हम कटा देंगे कितने बार में, 6 बार में। ठीक, तो ये तो 6 से कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इससे कटा सकते हैं। तो कटाएंगे तो हो जाएगा 6 × 6.37। अब 5 गुणे 1.37 का हम गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू 6.85 वायुमंडल दाब। तो ये आपका पराशरण दाब का उत्तर आएगा। तो ये इस सूत्र पे आप बहुत ही इजी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो आप इस सूत्र को ना भूलें और इसी प्रकार से आपका पराशरण दाब का S का मान से सूत्र से ये हल होकर आपका आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे यूज़ ज़रूर करें और नोट कर लें कि इस सवाल को आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारा 7वां सवाल है 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन के पराशरण दाब 17 डिग्री सेल्सियस पर 2.4 वायुमंडल पाया गया, तो ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें S का मान 0.0821 रखना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके मान को डिनोट कर लेंगे कि इसका कौन कौन सा मान दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का जलीय विलयन का पराशरण दाब दिया हुआ है, जो इससे पहले हमने 6वां सवाल लगाया था, उसी के आधार पर ये सवाल लगेंगे। तो हमें नोट कर लेते हैं। तो देखिए W इज इक्वल टू दे चुका है 1.81 ग्राम। ठीक,
और V इज इक्वल टू हम मान सकते हैं 100 ml, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है। 100 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो V इज इक्वल टू 0.1 लीटर। अब देखिए यहाँ पे वायुमंडल दाब हमारा कितना दिया हुआ है, 2.4, तो P इज इक्वल टू 2.4 वायुमंडल पाया गया है। अब हम देखेंगे तो देखिए 17 डिग्री सेल्सियस क्या दिया है हमारा, T का मान, तो T इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में तो 273 प्लस 17 इज इक्वल टू 290 केल्विन T का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसका हमें सूत्र कैसे निकालना है। तो सब कुछ हमें मिल गया, S इज इक्वल टू 0.0821 हमें मान रखना है। तो अब हमारा सूत्र जो है उस पर हम इसको रख के हल करेंगे। तो सूत्र लिख देते हैं, तो P इज इक्वल टू W/mV/S/T। अब इस आधार पे हमारा जो ये सारा मान दिया है, जो हमने नोट किया हुआ है, इन सारे मान को हम रखेंगे और इस सूत्र पे हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए साथ में हल करते हैं। W का मान हो जाएगा 1.81 बटा के हो जाएगा आपका 2.4 गुणे 0.1। ST का मान हम ऊपर ही रख सकते हैं, तो 0.0821 गुणते 290 T का मान। अब हम इसे कटा पिटा के हल करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट से पॉइंट को हटा दें, तो 181/24 गुणते 0.0821 गुणे 290। अब देखिए 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा मान हो जाएगा आपका 10 को हम अगर हटा दें तो हो जाएगा 181 गुणते 0.821 गुणे 29 बटा के 24। कटा पिटा के और गुणा करने के बाद हमारा आंसर आएगा 169.6। यानी कि अब हम इसको मान सकते हैं, इसके समान हम एक्यूरेट मान सकते हैं, 180 हमारा आंसर आया है। तो हमारा मान था 179.6, उसके समान हम मानेंगे 180, तो 180 हमारा आंसर आज आ गया है परासरण दाब का। तो इसी प्रकार से आपका सारा सवाल हल होगा। हमारा अगला सवाल और 8वां सवाल है। 8वां सवाल है जो ये देखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे। तो देखिए, किसी पदार्थ के 1.81 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया है। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा, यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो मान है पहले हम उसे रख लेंगे, उसके बाद हम सूत्र को लगाएंगे। तो इसमें भी हमारा सूत्र क्या पूछा है आपका, जल का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो सारे जो मैंने सूत्र आपको डिफिनीशन के तौर पे बताए थे, वही सब इस सवाल में आपको मिलेंगे। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान रख लेंगे इसका, तो W इज इक्वल टू 18.1 ग्राम और कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। 92 जो दिया है mm, वो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 92 mm और हो जाएगा PS इज इक्वल टू 87 mm। दो मान दिया है, एक का मान हमें P रखना है और एक का PS। यही सूत्र था ना वाष्प दाब का, तो उसी प्रकार से हमें इस सब का मान निकालना है। तो देखिए, अब हमें P माइनस PS पर रख कर इन दोनों का कोई एक मान निकालना होगा। तो हम रख सकते हैं 92 माइनस 87, तो इसका P माइनस PS का मान आ जाएगा आपका 5 mm। तो अब हमें H2O का अणुभार निकालना होगा, क्योंकि सूत्र में अणुभार का हमें इस्तेमाल करना है। तो इसका तो अणुभार आपको पता ही है कितना हो जाएगा, तो 2 गुणते 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो H2O का अणुभार क्या आ गया, 18। अब हमें सूत्र रखना है, तो सूत्र हो जाएगा हमारा वाष्प दाब का P माइनस PS बाई P इज इक्वल टू
स्मॉल W M बटा कैपिटल W स्मॉल m। अब हम इसके मान को रखेंगे तो देखिए P माइनस पी एस का मान हमने निकाला था कितना 5 mm, तो रखेंगे हम 5 बटा में P को हमने माना था 92 इज इक्वल टू W का मान जो कि हमने माना था 18.1 गुणते 18 रख लेंगे हम M का मान यानी कि अणु भार बटा के कैपिटल W का मान था हमारा 100 गुणे इस M को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसमें अणु भार ही ज्ञात करना है। किसका? तो जो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था उसका। जल का तो हमने निकाल दिया, अब हमें इसका अणु भार निकालना है इस सूत्र के हिसाब से। तो चलिए अब हम कटा पिटा के इसका आंसर लाते हैं। तो m इज इक्वल टू रख लेंगे 92 गुणे 18.1 गुणे 18 बटा 100 गुणे 5। तो कट पिट के जो आंसर आएगा वो आएगा m इज इक्वल टू 59.94। लगभग आपका यही आंसर आएगा, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। वैसे आंसर आपका यही आने वाला है। तो इसी प्रकार से हमें वाष्प दाब का इस सूत्र पे आंसर हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लगेगा, जो मान दिया है हमें निकालना है और अणु भार जिसका ज्ञात करना होगा उसका हम ज्ञात करेंगे और जिसका अणु भार दिया हुआ है उसे हम सूत्र में रख के हल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा 9वां प्रश्न है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम H2O में विलेय करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। तो ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात करना है, लेकिन इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी दे दिया है, जल की भी मात्रा दे दिया है और इसमें हमारा डिग्री सेल्सियस भी दे चुका है और mm यानी कि P और PS भी दे चुका है। तो P का जो सूत्र है वाष्प दाब का, उसी के आधार पर हमें इसे लगाना है। तो सबसे पहले हम सबसे इजी तरीके से वही नोट करेंगे कि जो हमारा मान दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया है 18 ग्राम जो कि हो गया आपका स्मॉल W बाई बराबर 18 ग्राम, दिया है 100 ग्राम तो ये हो गया आपका कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। देखिए यहाँ पे दो मान दिया है, एक P और एक PS, तो लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 17.53 और PS इज इक्वल टू 17.22। ये दोनों mm में है। तो अब हम P माइनस PS से इसका मान निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं 17.53 माइनस 17.22, घटाने पे हमारा आ जाएगा 0.31 mm। P माइनस PS का मान। H2O का अणु भार अब हमें उतना निकाला है 8वें प्रश्न में सारे का अणु भार H2O का, तो आपको तो याद होना ही चाहिए, जो कि हो जाएगा 18। अब हमें इसका ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात करना है यानी कि m इज इक्वल टू वाट। सेम उसी तरीके से हम इसका भी सूत्र रखेंगे और इसे हल करेंगे। तो P माइनस PS बाई P इज इक्वल टू स्मॉल W कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। तो मान रखते हैं। तो P माइनस PS का मान था 0.31 बटा के P का मान था 17.53 बराबर 18 गुणे 18। इसका जो मोल दिया हुआ है वो मतलब कि अणु भार दिया हुआ है 1 का 18 जो कि हमने जल का निकाला था, ग्लूकोज का हमें ज्ञात करना है। 1 W का मान दिया है 18 और 1 का मान दिया है 100 गुणते M। इसे हमें M इज इक्वल टू करना है तो M इज इक्वल टू 17.53 गुणते 18 बटा 0.31 गुणते 100। तो M का मान रख लेंगे हम 5679.72 बटा 31। इसका हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा M इज इक्वल टू 183 अणु भार का आंसर है। तो देखिए आप भाग दे दीजिएगा, मैंने भाग दिया था तो मैंने आंसर आपको लिखवा दिया है। तो इसी प्रकार से हमारा 9वां सवाल समाप्त होता है। तो आई होप आपको वाष्प दाब का सूत्र से जो क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल में, बोर्ड के एग्जाम में वाष्प दाब क्लास 12th में पूछते हैं, हर साल पूछे गए सवाल हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और नोट ज़रूर करिएगा कैसे कैसे इसका सवाल आपको लगाना है। हमारा 10वां और आखिरी सवाल है
आज के इस वीडियो में हमारा आखिरी टॉपिक और 10वां सवाल है। 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में घोला जाता है तो इसके क्वथनांक में 0.34 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई तो जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, इसकी गणना करना है हमें, तो हमें जो जो मान दिया हुआ है वही सबसे पहले हम नोट करेंगे और इसमें हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के सूत्र का हमें हल दिखाना है। तो हमें सबसे पहले नोट करना है ग्राम में। तो देखिए W = 6 ग्राम हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे 50 ग्राम दिया है तो ये कैपिटल W = 50 ग्राम। देखिए यहाँ पे दिया है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम इसे नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TB = 0.34 डिग्री सेल्सियस, 34। सबसे पहले हमें ग्लूकोज का क्या निकालना है, अणुभार। तो ग्लूकोज का तो अणुभार आपने निकाला ही था, तो आपको याद होगा कितना होगा, लेकिन मैं निकाल देती हूँ। तो 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 आ जाएगा आपका कितना, 180 C6H12O6 का अणुभार। तो देखिए हमने अणुभार तो निकाल लिया, अभी हमें ज्ञात क्या करना है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, जो कि हम Kb से डिनोट करते हैं। तो Kb = सूत्र जो है हमारा वो रख लिया जाएगा। सूत्र है Kb = m कैपिटल W × डेल्टा TB / 100 × स्मॉल w। अब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा m का 180 × W का 50 × TB का 0.34 बटा में हम रखेंगे किसका, 100 × 6। अब हम इसे कटा देंगे तो 6 से कट जाएगा आपका, ये 0 से 0, 6 से कट गया, 6 × 18, 10 से ये 5 बार में 50। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका 3 × 5 = 15 गुणते 0.34। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.10 Kb का मान हो जाएगा, जो कि इसका मात्रक हो जाएगा K यूनिवर्स, Kg मोल यूनिवर्स। तो ये आपका आंसर Kb का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मोलर उन्नयन स्थिरांक का आप सूत्र लगा के इसको हल करेंगे तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और आई होप आपको सारे टॉपिक्स में 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को जितने भी सवाल हैं आप उसे कॉपी पे नोट ज़रूर कर लें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।